सभी को राम राम। आज हम लोग करंट अफेयर करेंगे आर ओ के लिए इंदौर में। ये यूपीएससी हिंदी एक है चैनल, उसी के थ्रू है और हम लोग उसी की पीडीएफ के थ्रू 500 क्वेश्चन जो होंगे वो करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग आज की डेट में 100 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपको अच्छा लगे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश जो भजन लाल शर्मा है, यहाँ पे कुछ एक तरफ राज्यों के नाम दिए हैं, एक तरफ आपको दिए गए हैं उनके नए चुने हुए मुख्यमंत्रियों के नाम। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री कौन है आप सभी को पता है, मोहन यादव जी हैं। राजनाथ के भजन लाल शर्मा है और तेलंगाना के अन्नुमुल रेवत रेड्डी हैं। तो इस प्रकार से प्रथम का हो जाएगा बी, तो ए का बी और बी का ए और जिसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आप सबको बताना मध्य प्रदेश की सीटें कितनी हैं। 200 सीटें हैं। कितनी हैं मध्य प्रदेश की कुल मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है ये आपको बताना। 200 है। राजस्थान की 230 है। तेलंगाना के 119 है। ठीक है, बचा आपका मिजोरम। मिजोरम में लाल दोहमा नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। 40 विधानसभा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की सीटें 60 हैं। ठीक है, वहाँ पे कौन जीते हैं, विष्णु जी जीते हैं। तो भजन विष्णु और भजन मोहन विष्णु याद रखिए। 3 सीटों में भाजपा की सरकार है। ये 2 जगह मिजोरम में कहीं कौन, दो लालू लाल दोहम्मा जी आए हैं। ठीक है, याद आगे बढ़ते हैं। लिखा हाल ही में चर्चा में रही सिल्क यारा टनल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सभी को पता होना चाहिए ये उत्तराखंड में स्थित है। ये यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग जो है 4.5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, बस इतना ही याद रखिए। सुरंग का उद्देश्य है कि गंगोत्री यमुनोत्री के बीच में 26 किलोमीटर की दूरी है, उसको घटाकर 4.5 मतलब 4.1 किलोमीटर कर दिया जाए। ठीक है, सुरंग ढहने जब ढही थी तो उसमें 40 मजदूर फंस गए थे। 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उनको निकाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जीआई टैग दी गया। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। कालपी हस्त निर्मित जो कागज है इसको भी दिया गया है और जलेसर धातु शिल्प को दिया गया। तो आप लोग और ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। और सी बाग थान जो है उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि लद्दाख का, इंपॉर्टेंट ये भी है, देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगला। हाँ, उत्तर प्रदेश के और भी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है, तो उनमें से हम लोग करेंगे कौन सा है। अमरोहा का ढोलक है। अमरोहा अमरोहा ढोलक। महोबा गोरा गोरा पत्थर। गोरा पत्थर शिल्प जो होता है ऐसा पत्थर होता है जिससे मंदिर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे सीता माता की मूर्ति है उसमें, तो देखें सफ़ेद पत्थर होता है। बागपत व होम फिनिशिंग है। बाराबंकी का हैंडलूम उत्पाद है। कालपी का हस्त निर्मित कागज है। मणिपुरी तरकासी और संभल का हार्न क्राफ्ट जैसे महत्वपूर्ण है, क्या जीआई टैग दिए गए हैं कहाँ के, आपके उत्तर प्रदेश के हैं। फिर आता है, फिर ये आपका आता है क्या नाम है, हाल ही में संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम। संसद और राज्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं में 33% आरक्षण, जिसमें किसी अनुच्छेद के तहत या सूर्यास्त प्रावधान, मतलब किसमें प्रावधान हुआ, तो आप सभी को बताना चाहिए। इसका 334 ए में हुआ और ये नई संसद भवन में आने वाला पहला विधेयक था। ठीक है, 128वां है। 128वें संविधान संशोधन द्वारा आया है। ठीक है, और 106वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। 128वां ये बिल है, बिल के तहत संविधान संशोधन के लाया गया और इस संविधान के ये 106वां संविधान संशोधन किया गया और 334 में एज में जोड़ा गया। ठीक है, तो 330 ए से लेके ये अब यहाँ पे कुछ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नीचे दिए गए 3 अनुच्छेद शामिल किए गए। 330 ए और 332 ए ये राज्यसभा और राज्य विधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आएगा। तो जो आपको 330 ए देख रहा है तो लोकसभा में जो होगा, और 332 ए राज्यसभा में आरक्षण में, और 334 ए सूर्यास्त प्रावधान शामिल है, यानी 15 साल बाद इसमें धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये जो सूर्यास्त प्रावधान का मतलब है कि 15 सालों के बाद फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और सीटों की संख्या के आधार पे इसका जो आरक्षण है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप में इसमें एक चीज़ रखना है, बिल कितने नंबर का था और संविधान संशोधन कौन सा, मैं बता चुका हूँ, पर एक बार आप लोग फिर से देख रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सम्मिलित नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो ये देखो आया था। भारतीय दंड संहिता आपको पता है 1860 में आई थी। भारतीय साक्ष्य नियम 1930 में 23 में
नहीं आया था, और भारतीय दहेज अधिनियम 1961 में आया था। तो यहाँ पे जो इसमें गलत है, भारतीय साक्ष्य नियम में गलत है। तो ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया, 3 नए विधेयक दिए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक में 356 धारा है, और भारतीय दंड संहिता में 1860 की जगह ले लिया है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता जो 1860 था, उसकी जगह किसने ली है? भारतीय न्याय संहिता ने ली है। अब 356 इसमें धारा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, इसमें 533 धाराएं हैं, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह ले रही है। भारतीय साक्ष्य विधेयक नियंत्रण में, भारतीय साक्ष्य विधेयक जो है, एविडेंस जो है, कितना 117 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा जगह ले ली है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में था। ठीक है, याद रख सकते हैं एक बार। 1860 में दंड संहिता, और 1872 में कौन? भारतीय शासन नियम। और दंड प्रक्रिया संहिता 73 में था। तो नेक्स्ट 1973 में था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को किस आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए वहाँ हिंसा हुई? तो मणिपुर में हुई थी, आपको जो पता, मैतेई को दी गई थी, और बाकी जो कुकी ने विद्रोह कर दिया था, सभी को पता होना चाहिए। हिंसा बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि अगर वो मैतेई शुरुआत शुरुआत में तो एससी में थी ही, एसटी में थी ही, और उसको हटा दिया गया था। तो बाद में उसको वही उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसको फिर से पुनः अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया जाए। हाल ही में दे दिया। हाल ही में मणिपुर में हिंसा उठी, क्योंकि मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार मैतेई आदिवासियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। इससे वहाँ के मैथिकों की, वहाँ की मणिपुर की 2 प्रमुख आदिवासी जनजातियाँ हैं, तो मैतेई कुकी समुदाय के बीच विवाद उठ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में दिल्ली में गठित राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकार के सदस्य होंगे? ठीक है, तो अभी तक ये सिस्टम था कि दिल्ली के अधिकार जो होते थे मेनली उपराज्यपाल, और ये था, तो इसके तहत अब केंद्र के अंतर्गत ये ज़्यादा ही प्रावधान आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो जो लोग होंगे उनका नाम क्या है? उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव होंगे, और प्रधान गृह सचिव होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो दिल्ली एनसीटी सरकार संशोधन नियम संसद द्वारा पारित किया गया, जिसमें दिल्ली के में नए प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी सेवा प्राधिकरण एनएसए को शामिल किया गया, एनसीसीएसए। तो इसमें क्या है? मुख्यमंत्री जी हैं, और कौन है सदस्य? इसमें कौन है? मुख्य सचिव होंगे, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव होंगे, असहमत होने पर एलजी एनसीसीएससी की सिफारिश पर वापस कर सकता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। आगे, हाल ही में भारत सरकार भारत में निम्नलिखित में किन राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है? तो अब आप सभी को पता, टोटल अब 6 हो गए हैं। पहले 8 थी, तो 3 निकाल दी गई हैं, अब उनमें से फिर से एक आम आदमी पार्टी जुड़ गई, तो टोटल अभी संख्या 6 है। तो इसमें पूछा गया है राजनीतिक दलों में प्राप्त कितनी किसको जो है प्रदान की गई है? तो आम आदमी पार्टी तो है ही, आपको पता होना चाहिए। आम आदमी पार्टी है, और कौन सा है? भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्स पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और ये कौन सी? तृणमूल कांग्रेस, ये नहीं है। तो दो 6 हैं, वो आप देख लीजिए, इनकी स्थापना भी देख लीजिएगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी की स्थापना देख लीजिएगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बारामाही थी शायद वो, और ये अब देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी देख लीजिए, भारतीय मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी देख लीजिए, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 6 पार्टियां हैं राष्ट्रीय भी। हाल ही में कॉनराड संगमा कहाँ के बनाए गए? आपको पता होना चाहिए, मेघालय के ये बनाए गए हैं। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और कि ये भी आपको ये बताना है, विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पे कौन बनाए गए हैं? तो कॉनराड संगमा तो मुख्यमंत्री हो गए, तो कॉनराड संगमा मेघालय के बनाए गए हैं। ठीक है, मेघालय के दूसरी कार्यकाल के बनाए हैं। तो आपको बताना है कमेंट में कि यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन बनाए गए। नेक्स्ट है 17वें प्रवासी दिवस का विषय क्या था? ये हुआ कहाँ है? या तो आपको सबको पता होगा, इंदौर में हुआ था। इंदौर में इसके मुख्य अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे, गुयाना के सह गणराज्य थे। और इसका जो इस बार की थीम है वो है क्या? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, तो ये बात रही। और विशिष्ट अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोषी, तो मैंने आपको बता दिया है कि हुआ कहाँ? इंदौर में होता। आगे, ये हाल ही में पीएम जनमन जनमन खबरों में था। ठीक है, पीएम जनमन खबरों में था। तो उसमें ये सिस्टम था क्या? यह योजना के कल्याण के लिए था। तो किसके कल्याण के लिए? आदिवासी कल्याण के लिए था। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। थे पीएम जनमन योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी जिले से जनजाति गौरव की शुरुआत की थी। यह एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाना था। ठीक है, और यह योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार के योगदान से 24,104 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोग करके बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व खाद्य कांग्रेस 2023 में भागीदार देश था? तो आप सबको बताना है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं बता देता हूँ, पहली बात क्या है?
ये नीदरलैंड की सहायता से हो रहा है, ठीक है। तो 5 नवंबर को भारत मंडपम में प्रगति मैदान में दिल्ली में संपन्न हुआ। आयोजक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा है और इसके साझेदार नीदरलैंड है और इवेंट फोकस देश जापान था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए कब शुरू किया गया था। 14 में किया गया था या 15 में किया गया था? बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए 2018 में किया गया था, ठीक है। प्रायोजित किया था। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे सितंबर 2023 में छठा, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो राष्ट्रीय पोषण माह जो है किस माह में चलाया गया? तो सितंबर में चलाया गया। किस नंबर का? तो छठा था, ठीक है। इसकी थीम क्या है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, ठीक है। पीएम यशस्वी योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पीएम यशस्वी जो योजना आई है इसका कार्यान्वयन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। फिर छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध होगी, या केवल अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, या केंद्र प्रायोजित योजना? तो इसमें क्या है, छात्रवृत्ति जो केवल है भारत में अध्ययन करने के लिए प्रायोजित होगी, ठीक है। पीएम यशस्वी ओबीसी और अन्य के लिए यंग अचीवर स्कॉलरशिप योजना है 2024 से, या ओबीसी ईबीसी डीएटी शीर्ष को शीर्ष श्रेणी शुल्क देने के लिए देगा। 9 12 के तक के सभी भाग इसमें ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो है केवल भारत की छात्रवृत्ति जो है केवल भारत में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध होगी, ठीक है। और किस मंत्रालय के तहत? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक विभाग है, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं। और इसमें जो ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, विमुक्त तो खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश जनजाति डीएटी भी अम्ब्रेला योजना है। निम्नलिखित में हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य में उड़ान 5.20 योजना शुरू की है? तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में शुरू की गई, ठीक है। इसमें क्या था, 5 हेली शिखर सम्मेलन का उदाहरण के इसका मुख्य विषय था अंतिम मील तक पहुंचाना, हेलीकॉप्टर और विमान के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है। उड़ान योजना 2016 में स्टार्ट की गई थी। 21 से 10 साल के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली को जोड़ने वाली पहली उड़ान जो उद्घाटन किया था, ठीक है। पहली जो उड़ान की थी दिल्ली शिमला थी। नेक्स्ट है, अब हम लोग अगले 16 नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? सबको बताना चाहिए, 41 लोगों को सम्मानित किया। 17 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। 11 श्रेणियों में घोषित किया गया है। 41 राज्य विजेताओं को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल संसाधन नदी विकास गंगा कायाकल्प विभाग द्वारा किया गया है। फिर नई हॉलमार्क विशिष्ट पहचान पहचान में कितने अंक होते हैं? ये लास्ट टाइम इससे पहले वाले पीआईक्यू में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो 6 हो गया, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने बिना हॉलमार्क वाले आभूषण के, हाँ ये कुल पीआईक्यू का इसको प्रमाणित कर दिया गया है। 2006 अंकों का होगा और इसके बिना जो क्या नाम इसका सिंबल नहीं लगा हो तो आभूषण अवैध माना जाएगा। इनडायरेक्टली सोने के आभूषण बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी, ठीक है। हॉलमार्क की विशिष्ट पहचान 6 अंक की अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो प्रत्येक हॉलमार्क वाले आभूषण के लिए अद्वितीय है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वित्तीय वित्तीय वर्ष लागू किया। तो आपको पता कि बूथ शुरू किया गया था, और जिससे भी बॉर्डर एरिया के जितने भी गाँव हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, और हमारे अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है, ये कब से कब तक के लिए है? 2019-20 से शुरू किया था, 30 31 तक इसका टारगेट है, ठीक है। लागू किया गया था। यह कार्यक्रम देश की उत्तरी सीमा भूमि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित राज्यों में है। लद्दाख के 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश संस्कृत के 19 जिलों और 46 सीमा को ब्लॉकों आवश्यक बुनियादी ढांचों से बता ही चुका हूँ आपको। बस यही इंपॉर्टेंट है। जिसका क्या है, G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो आपने बताना क्या है जी। इसमें क्या है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यही इसका है थीम, ठीक है। 18वां संस्करण था। आपको बताना है G20 शिखर सम्मेलन का विषय, तो ये आपने बता ही दिया। अगला G20 शिखर किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? तो आपको बताना है वो कमेंट में। हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? तो आप सभी को पता है भारत हो गया है, ठीक है। और ये आपकी बात है। तो इसमें आपको पता है कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई को लॉन्च किया था। पहुंचा कब था? 23 अगस्त को पहुंचा था, ठीक है। 23 अगस्त को ही शिव शक्ति जिस प्लेस पे पहुंचा उसको उस प्लेस का नाम शिव शक्ति रखा गया है, ठीक है। और इससे पहले चंद्रयान जो आपका सेकंड था उसका नाम तिरंगा रखा गया है, ठीक है। और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष डे मनाने की घोषणा हो चुकी है। ये सब जो इम्पोर्टेंट है, तो मिशन का विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था। तो ये सब जो है बड़ी बातें हैं। और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले जो तो देश थे उनके नाम आप कमेंट में कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को हाल ही में आमूर्ति संस्कृति की विरासत में गरबा को किया गया है? गरबा एक गुजरात का त्योहार है, और ये त्योहार नहीं, ये आपका गरबा एक नृत्य है जो यूनेस्को की श्रेणी में, इसको यूनेस्को ने इसको गरबा में सांस्कृतिक वस्तु के रूप में अमूर्ति विरासत के रूप में इसको शामिल किया गया है। और गरबा जो है नवरात्र के उसमें
ये सभी गरबा डांस होता है कहाँ, वो गुजरात में। तो इसका निर्णय बोत्सवाना के कसाने में आयोजित किया गया था। ठीक है, पूछा जाए कहाँ इसका आयोजन हुआ था, तब बताएंगे आप, बोत्सवाना। सातवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का विषय क्या है, तो इसका विषय है वैश्विक डिजिटल नवाचार। तो ये पूछा जाएगा सातवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय तो बता ही देंगे मेरा, हुआ कहाँ है, तो इसके बारे में आप लोग कमेंट में करिएगा। मोबाइल इंडिया 27वां संस्करण नई दिल्ली को बता ही देता हूँ, भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के संस्थानों को शिक्षित करने के लिए 105G यूज कैश लैब्स को पुरस्कृत किया। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत की पहली रैपिड प्रणाली घोषित की है, तो आपको सुविधा होना चाहिए गाजियाबाद में। ठीक है, तो गाजियाबाद से में साहिबाबाद रैपिड एक्शन स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RTS कॉरिडोर 17 किलोमीटर की प्राथमिकता ले पहले उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दावर जम्मू कश्मीर, ठीक है, रेक मिजोरम, शारमौली उत्तराखंड या मांडला उत्तर प्रदेश। तो आप लोग कमेंट करिए क्या किससे मैचिंग नहीं कर रहा है, तो क्या है ये। पर्यटन के लिए पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रतियोगिता शुरू की थी। इंतहा इसका अंतर स्वर्ण रजत पदक कांस्य पदक क्या है, दावर जम्मू कश्मीर में है, शारमली उत्तराखंड में है, रेक मिजोरम में है, कंथरौल जो है कह रहे मांडला जो उत्तर प्रदेश दिया था, मांडला मध्य प्रदेश का। ठीक है, दावर जम्मू कश्मीर याद रखिए, इनमें जो है स्वर्ण पदक दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर है, सभी को बताना चाहिए। अब ये अगर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो आप आगरा बताएंगे, और ओवरऑल पूछेगा तो आप इंदौर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है जो आप कहते हैं पुरस्कार की श्रेणी में केंद्रीय मंत्रालय दिया जाता है। ठीक है, और बस आप देख लीजिए 10 लाख की श्रेणी में एक है। नेक्स्ट आप पहुँचते हैं, तो प्रथम शीर्ष स्थान आपको मिला है इंदौर को, फिर महाराष्ट्र ये आता है हाल ही में हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ होयसलू कर्नाटक मंदिर कर्नाटक में है। ठीक है, 42वां, इससे पहले शांति निकेतन को दिया था, वो कहाँ था, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, कोई डाउट है नहीं। और चोल चोल शासकों की तरह, अब ये सोच आपको बताना, चोल शासकों की तरह बनाया गया, इसमें और भी मंदिर हैं, उन मंदिरों को आप सभी देख सकते हैं। 3 मंदिरों को इसमें है, उनको सबको मिला के है। भारत मंडप की हाल ही में दुर्घटना की गई इमारत का आकार किससे लिया गया है, तो ये सब आपको बताना है। जो भारत मंडपम है नई दिल्ली प्रगति मैदान में बना हुआ, उसकी ही बात कर रहा है, शंख का आकार है। ठीक है, ठीक है, इसमें नटराज की मूर्ति इसके सामने लगाई गई है, वो कहाँ तमिलनाडु से बन के आई है। ये सब बातें हैं। 26 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2700 करोड़ रुपए के भारत मंडप, इसी में G20 सम्मेलन हुआ। इसी में क्या हुआ, परीक्षा पर चर्चा हुई अभी 6 टाइम, और यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सम्मेलन केंद्र परिसर है। भवन का आकार संघ के आकार है, और कर्नाटक में या शायद, हाँ कर्नाटक से ही, या आई थिंक कहीं से बिल्कुल सेम टू सेम उसी से उसकी आधार पर बनाया गया है। लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा कदम सही है, तो भारत भारत में 2022 में अपराध की दर 2021 से कम हो गई है। ठीक है, 2021 की तुलना में 2022 में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में 24.4% की अंक वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बात कही गई, तो आप सभी देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट ये है, पूर्ण संख्या में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे अधिक FIR दर्ज की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में नवीनतम खाद्य सुरक्षा पोषण रिपोर्ट 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की कितनी कितनी प्रतिशत आबादी कुपोषित है, तो कितनी प्रतिशत आबादी कुपोषित, 16.6% आबादी कुपोषित है। तो ये डाटा कौन देता है, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा दिया जाता है, FAO के द्वारा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 में 17.41 भारतीय स्वास्थ्य आहार लेने में असमर्थ थे, और देश की 16.6 आबादी अल्पपोषित है। भारत में जन्म के समय कम वजन का प्रचलन सबसे अधिक 27.4 है। अगला बढ़ता है, WHO ने किस वर्ष तक मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर में 75% तक की कम करने का लक्ष्य रखा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 2025 तक। ठीक है, 2023 तक तो वर्ल्ड का होना चाहिए। ठीक है, लिखा है 25, ये जो मलेरिया से होने वाली जो घटना है उसकी मृत्यु दर में 75%, और 2030 तक 90% करने का है। विश्व का जो है रिपोर्ट 2023 में जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2000-2019 के बीच वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या 243 मिलियन से घटकर 233 मिलियन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया के लगभग आधे मामले 4 देशों, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC,
युगांडा, मोजाम्बिक और भारत में है ही टॉप पे, कोई डाउट है ही नहीं इसमें। तो ये आपको भारत में सड़क दुर्घटना, भारत सड़क दुर्घटना 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं? तो सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये 2022 का आंकड़ा है, राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी प्रकाशित किया जाता है। इसके तहत बताया गया 2022 में कुल 4,61,312 लोग सड़क दुर्घटना में दर्ज किए गए हैं। वेनेजुएला में प्रति 1 लाख जनसंख्या में मारे गए लोगों की दर सबसे अधिक है। ठीक है, तमिलनाडु में हुए हैं लोग सबसे ज़्यादा खत्म हुए। निम्नलिखित में से किस संगठन में इंडीज इंडिया रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये अपने यूएनएफपीए ने, यूएनएफपीए इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूएनएफपीए मतलब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट आपको पता है? ये कौन सी बात की गई है? इंडिया एजिंग रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी की दशकीय वृद्धि दर जो है 41% होने का अनुमान है। लघु सिंचाई पर हाल ही में जारी छठी जनगणना रिपोर्ट का संदर्भ वर्ष क्या है? तो आपको पता होना चाहिए 17-18। ठीक है, लघु सिंचाई पे। तो सबसे देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना 2000 उत्तर प्रदेश में है, और फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है। ये सीरीज में आ सकता है मिलाने को बस। वहाँ किस भारतीय संस्थान ने NIRF इंडिया रैंकिंग में समग्र श्रेणी में पहला स्थान किया? तो आपको बताना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मद्रास लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केंद्र शासित प्रदेश में श्रेणी में कौन सा प्रथम रहा? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आपका टॉप पे रहा, पांचवा था। और केंद्र शासित श्रेणी में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर दिल्ली है, तीसरे पे चंडीगढ़ है, छोटे राज्यों में गोवा पहले पे, बड़े राज्यों में केरल है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस संगठन में भारत न्याय रिपोर्ट की 2022 जारी की गई? तो किसके द्वारा जारी की? टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई। बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले स्थान पर है, छोटे पैमाने पर सिक्किम है। ठीक, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2022-21 21-22 होना चाहिए के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो 2019 की तुलना में उच्च शिक्षा के में मूल कुल नामांकन बढ़ाकर 4.13 करोड़ हो गया है, ये बात सही है। और 2019 की तुलना में 21-22 में महिला नामांकन में कमी आई है, ऐसा नहीं है, बढ़ोतरी ही हुई है। जब उधर बढ़ोतरी हुई तो इधर भी होगी। भारत वन बढ़ के 2.0 हुआ है, 1.88 था करोड़, अब 2.01 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राज्य वन रिपोर्ट जो आई है, ये आपको बताना है कितने नंबर की है। तो नंबर में कौन सा है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हमेशा रहता है, कोई डाउट इसमें है ही नहीं। मिजोरम में वन क्षेत्र में प्रस्ताव हुई है। ठीक, कोई डाउट ये भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। प्रतिशत के रूप में वन आवरण मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है, और कुल मैंग्रोव में अब 94-92 कितना 94-92 वर्ग किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस संगठन ने हाल ही में कोयला रिपोर्ट जारी की है? तो कोयला रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, क्योंकि कोयले से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो चीन पहले टॉप पर है, विवाद है, फिर इंडोनेशिया है। नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तीसरी वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। ये मुंबई में हुआ, समुद्री वाला था। इसका शिखर सम्मेलन का विषय था कनेक्ट, कोलैबोरेट और क्रिएट। ठीक है, कनेक्ट हो फिर कोलैबोरेट करो फिर क्रिएट करो। ठीक है, नोडल एजेंसी बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय, ये दोनों हैं। हाल ही में अनावरण में दी गई स्टेच्यू ऑफ वननेस सभी को पता है कहाँ? आज शंकराचार्य की है, मध्य प्रदेश में है, ओंकारेश्वर में है, 108 फीट ऊंची है। बस ये सब इतना याद रखिए। शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में BR अम्बेडकर का दाह संस्कार स्थल कहाँ बनाया गया? सभी को पता है, चैत्य में बनाया गया है, और चैत्य है कहाँ? तो जन्म स्थल में इनकी जन्म जन्म हुआ था महू में, और इनका वहाँ परिणाम भूमि दिल्ली, निधन चैत्य भूमि बनाई गई है, भूमि मुंबई में है। चैत्य भूमि कहाँ? मुंबई में दाह संस्कार का स्थान है। और दीक्षा इनको कहाँ से मिली थी? नागपुर में बौद्ध धर्म। अब ये बातें कुल मिलाकर है, बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन के जो उनके प्रमुख स्थल हैं उनको क्या भारत ट्रेन यात्रा के तहत झंडी दी गई? इसमें क्या जन्म उनका महू हुआ, महू में हुआ था, जन्म स्थान है। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, निधन जिसे कहते हैं। और फिर उनकी जो अस्थियों को ले जाके या दाह संस्कार हुआ तो मुंबई में हुआ, तो उसको अब चैत्य कहते हैं, चैत्य भूमि। ज्ञान कहाँ मिला था? दीक्षा भूमि कहते हैं उसे, बौद्ध धर्म में अपना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत में संयुक्त राष्ट्र ने किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचे पर हस्ताक्षर कर दिए? तो सभी को बताओ 23-27 के 23 से 27 के। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने सहयोग से पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में टेली मानस सेल की स्थापना की है? सभी को बताना चाहिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पांचवी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन क्षेत्रीय बैठक की? यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप रवांडा, तंजानिया, केनिया, मिस्र, तो आप बताएंगे रवांडा ने की है। ठीक है, 31 अगस्त को किगाली में रवांडा में हुई बैठक के दौरान सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच के लिए सौर ऊर्जा रोडमैप को शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की है। गैलूप परियोजना हाल ही में किससे संबंधित समाचार में थी? तो गैलूप परियोजना जो अंतर्राष्ट्रीय शहर परियोजना है। ठीक है, इसमें है क्या, दिसंबर 2023 में भूटान के राजा ने असम के साथ अपनी सीमा पर 1,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की, जिसे गैलूप परियोजना के रूप में जाना गया। तो यहाँ पूछा यह जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय शहर बन रहा है तो किन दो देशों के मध्य बन रहा है? तो आप बताएंगे भारत और भूटान के मध्य। सेकेंडली मतलब बटा कौन रहा है? तो फिर किस राज्य से लगा हो? तो असम के। ठीक है, आगे बढ़ते। नवंबर 2023 राज्य सरकार ने विशेष श्रेणी में दर्जा देने की मांग करते हुए कहा, तो विशेष प्रावधान मांग रहा है। तो आपको बताना चाहिए, उत्तराखंड मांगेगा नहीं, गुजरात मांगेगा नहीं, असम मांगेगा नहीं, बिहार ही मांगेगा। क्या? बिहार ही मांगेगा, कि ये कह रहा है कि हमको विशेष की दे दीजिए ताकि हमारा उद्धार हो सके इस राज्य का। ठीक है, फिर आता है विश्व कपास दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इन्होंने एक विश्व कपास मंत्रालय ने जो है इसने कस्तूरी कॉटन नाम का एक ब्रांड जारी किया है, वेबसाइट लॉन्च की है, ब्रांड भी कस्तूरी कॉटन नाम का ब्रांड भी जारी किया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा शासन कला और रणनीतिक सोच में भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए कौन सी परियोजना की है? तो प्रोजेक्ट उद्भव किया गया है। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा है, भारतीय सैन्य विरासत का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में है, मानेकशॉ सेंटर में लॉन्च किया गया था। ठीक, यूनाइटेड सर्विसेज। और नेक्स्ट है भारतीय, तो आज 50 ही करेंगे, आखिरी आज का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई विरासत 2.0 किस देश से अपनाए? नया, तो इसमें आएगा विरासत भी विकास भी। ठीक है, तो ये मामला है। यह दृष्टिकोण से लॉन्च किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ था 6 सितंबर को पुरातत्व ASI के द्वारा ऑडिटोरियम में। तो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम। अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।